बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हमने कोल की प्रॉपर्टीज, कोल से हासिल होने वाली फ्रैक्शंस, उनके यूजेस वगैरह देखने हैं। कल हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज कोल। तो कल बेटा मैंने आपको बताया था कोल इज ए ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बनता कैसे है। इट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस कार्बोनाइजेशन। और ये कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है, ये 500 मिलियन साल के बाद मुकम्मल होता है। फिर कोल को हमने कार्बन की परसेंटेज के लिहाज से 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। आज हम ये देखने कि कोल को आगे नेक्स्ट अगर हम प्रोसेस करें तो हमें क्या हासिल होता है और वो जो फ्रैक्शन हासिल होती है, जो चीजें हासिल होंगी, उनके क्या फायदे हैं। पेज नंबर है हमारा आज 62। कोल जो है जब उसको डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके बाद हमें क्या हासिल होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देख लें। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी कोल को हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज्यादा हीट करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इस प्रोसेस में हमें कोल से 4 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 कोल गैस, नंबर 2 अमोनियम लिकर, नंबर 3 कोल तार और नंबर 4 है कोक। तो पेपर में ये आता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड राइट द नेम ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ कोल। फ्रैक्शन मीन जिनसे कोल मिलकर बना हुआ है, जो हीट करने से हासिल होती है। तो कोल की डेफिनेशन लिखने के बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वी गेट 4 फ्रैक्शंस फ्रॉम कोल। हम कोल से 4 किस्म की चीजें हासिल करते हैं। नंबर 1 कोल गैस। तो बेटे इसमें आपने कोल गैस, ये जब भी कोई आए राइट नोट ऑन तो उसके हेडिंग अपने ज़हन में पक्के कर ले। प्रेपरेशन है, अगर प्रेपरेशन नहीं तो अकरेंस होगी, कहां से मिलता है वो। फिर प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बाद उसके यूजेज हैं। ये 3-4 हेडिंग पक्के नोट कर ले हर टॉपिक के। राइट ए नोट ऑन कोल। तो हमें देखना व्हाट इज कोल। पहले तो हमें ये पता चल गया इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ कोल गैस। क्या है? इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ कोल। व्हाट इज कोल गैस? इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ कोल। ये कोल का एक हिस्सा है और ये है क्या? इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 गैसों का ये मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 गैसों का ये मिक्सचर है। तो इसे हम कहते हैं कोल गैस। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न इन एयर। जब इसको हम जलाते हैं तो हीट पैदा होती है। Therefore it is mainly used as fuel in industry. It is also used to provide an inert or reducing atmosphere in various metallurgical processes. तो ये हीट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट माहौल क्या होता है? जहां पे कोई रिएक्शन खुद बहुत ना हो। इस वक्त कमरे में क्या है? इनर्ट माहौल है, यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहां आग जलाना शुरू कर दें तो वो इनर्ट माहौल नहीं रहेगा। बेटा दूसरी चीज जो हम कोल से हासिल करते वो है अमोनियम लिकर। ये क्या है? इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर।
दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे नंबर 1 कोल गैस, नंबर 2 इट इज अमोनिया प्लस वाटर। ये जो सोल्यूशन बनेगा इसको हम अमोनिकल लीकर कहते हैं। अब ये किस काम आता है कि यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। तो बेटे 2 पॉइंट हो गए ना, डेफिनेशन और यूजेस। वो आता कहां से है? अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज द सोर्स ऑफ अमोनिकल लीकर, इसका जवाब होगा कोल। कोल से निकल रहे हैं ना सारी चीजें। फिर तीसरा पॉइंट है कोल तार। कोल तार इज थिक ब्लैक लिक्विड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली और एरोमेटिक। एरोमेटिक हमने पिछले लेसन पढ़ा था जिसमें वो बेंजीन रिंग होते हैं। द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जब 2 लिक्विड डिसॉल्व हो जाए ना आपस में तो उसको हम अलग करते हैं। उनके बेस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 9th के लिहाज से, प्रैक्टिकल के लिहाज से कि हमारे पास आयरन पीसीज हैं और रेत है। आयरन पीसीज और रेत वो दोनों मिक्स हो गए, तो मैग्नेट से आयरन पीसीज को अलग कर लेंगे और रेत अलग हो जाएगी। फिर हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर, नमक पानी में हमने हल कर लिए। हाउ विल वी सेपरेट इट? हम इसको अलग कैसे करेंगे? कल आपने मुझे बताना है। फिर अगर पानी के अंदर ऑयल मिक्स हो गया है, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल मिक्स हो गया है, वो हम कैसे दूर करें? ये आपको पता है तो लिख लें यस, अगर नहीं पता तो कल पता करके रखें, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ऑनलाइन का यही मसला होता है कि सामने नहीं बता सकते आप। मैग्नेट को मिक्सचर में रोटेट करेंगे ना तो आयरन पीसेस अलग हो जाएंगे, रेत अलग हो जाएगी। फिर नमक और पानी को कैसे हल करेंगे, अलग करेंगे? नमक को पानी में हल कर दिए, नमक को पानी में हल कर दिया है, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से जो अनडिसॉल्व पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो होगा फिल्ट्रेट। उसमें नमक और पानी 2 चीजें आ जाएंगी। अब हम उसको बेटा बॉयल करेंगे। बॉयल करने से वाटर जो इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी साल्ट रहेगा। फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हम जब 2 लिक्विड अलग हो जाए ना, मिक्स हो जाए, उनको अलग करते हैं और उसका मेथड एक खास अपरेटस होता है उसमें। उसकी थोड़ी सी आउटलाइन में यहाँ दिखा रहा हूं। ये एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है। इसमें ऑयल प्लस वाटर मिक्स हो गए। इसमें यहां पे हम लगाएंगे थर्मामीटर और यहां पे हम लगाएंगे डिलीवरी ट्यूब। ये एक ट्यूब होगी और इसको हम ये टाइट कर देंगे। यहां इसको कंडेंसर में रखेंगे। कंडेंसर होते हैं जो चीज ठंडा करने वाली। अब बेटा अब इसको हम हीट करेंगे। इसमें 2 चीजें हैं, ऑयल प्लस वाटर। अब दोनों का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और लेट जो ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट करेंगे 70। ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट करेंगे, पता नहीं कौन सा ऑयल है ये। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो जब ये 70 पे पहुंचेगा ना तो इसमें जो ऑयल है वो वेपर बनेगा, उससे वाटर के वेपर नहीं बनेगा। वाटर के वेपर बनेंगे 100 पे जाकर
70 कैसे पता चलेगा 70 आ गई? थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है, यहाँ से पता चलेगा 70 आ गया। अब ये 70 के यहाँ रुक जाए, हीट हम कर रहे हैं लेकिन ये आगे नहीं जाएगा। अब 70 पे क्या होगा? ऑयल के वेपर यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। जब इतने से में आएंगे तो कंडेंसर को ठंडा करेगा। कंडेंसेशन आपने पढ़ा हुआ ना, चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, के वेपर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और यहाँ से इतना आना शुरू हो जाएगा। ये जो ड्रॉप्स आपको नजर आ रही है किसकी हैं? ये ऑयल की हैं। जब सारे ऑयल के मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे तो फिर ये टेम्परेचर 70 से ऊपर जाना शुरू होगा। जब ये 100 पे जाएगा देन पानी के मॉलिक्यूल वेपर बने। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि सर अगर इसमें हम 3 चीजें हल कर दें, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, अल्कोहल है, बेटा जितनी भी चीजें आपने इसमें हल की हैं आप उनका बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट आपको आने चाहिए। फर्स्ट कहें कि कैसी चीज हमने इसमें डाल दी है, लेट इट बी ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80, तो 70 पे तो ऑयल अलहदा हो गया। अब 70 से जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये जो चीज है ना ये इसके मॉलिक्यूल वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। 80 में जाके इसमें सारे वेपर बन जाएंगे। अब जब ये इकट्ठे होंगे इसको अलहदा कर लेंगे, दूसरा बर्तन लगाएंगे, उसमें ये आ जाएगा और फिर बाकी वाटर है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्चर डिस्टिलेशन। इट इज प्रोसेस टू सेपरेट द लिक्विड मॉलिक्यूल on the basis of their boiling point। इसकी डेफिनेशन आखिरी चैप्टर में लिखी हुई। तो फ्रैक्चर डिस्टिलेशन से हम इसको अलग करेंगे जी। अब कुछ जो एरोमेटिक कंपाउंड कोल तार में मौजूद है उनके नाम बता रहे हैं वो, बेंजीन पेज नंबर 63, फिनोल, टोलिन, एनिलीन वगैरह वगैरह। अब ये केमिकल किस काम आते हैं? These chemicals are used to synthesize drugs, दवाइयाँ बनाने में, डाइस रंग बनाने में, एक्सप्लोसिव धमाकेदार चीजें बनाने में, पेंट्स बनाने में, वार्निशेस बनाने में, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बायोलॉजी आप में से जो पढ़ते हैं उनको पता है। इंसेक्टिसाइड बेटा वो दवाइयाँ हैं जो हम कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाल बैग वगैरह। और पेस्टिसाइड वो दवाइयाँ जो हम उन कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट फसलों को खराब करने वाले। आजकल आपने देखा होगा टीवी में मुटड्डीदर आ रहे हैं ना, देखते हैं टीवी, वो जहाज की तरह के वो फसलों को खराब कर रहे हैं। उनको मारने के लिए जो हम दवाई इस्तेमाल करेंगे वो पेस्टिसाइड। Besides these critical chemicals, the black residue of the coal tar is called pitch। अब इसके अलावा कोल तार से हमें पिच भी हासिल होती है। पिच, हैव यू सीन पिच? क्या आपने ये पिच देखे? तो ये बता रहे हैं आगे एक जुमला पढ़ता हूँ, शायद आपके दिन में आ जाए। इट इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग ऑफ रोड्स एंड होप्स, जिसको हम लुक कहते हैं, छतों पे बिछाते हैं ना, सड़कों पे बिछाते हैं, ये लुक भी इसी से हासिल होते हैं। तो बेटा चौथा पॉइंट आता है कोक। इसमें 98% कार्बन। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। रेजिड्यू होते हैं बेटा जो नीचे बैठ है। पानी में हमने साल्ट डिजोल्व किया है, उसको गर्म किया है, पानी उड़ गया, बाकी जो नीचे बैठ गया वो रेजिड्यू है, जो उसमें डिजोल्व नहीं हुई वो नीचे बैठ गई है। When coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile components। volatile component वो component जो evaporate हो सकती है, जो वेपर बन सकती है, and leaves behind a solid residue called coke। कोक बच जाता है बाकी। It is mainly used as reducing agent in extraction of metals, especially iron। It is also used as fuel। ये मेटल को हासिल करने के लिए यूज होते हैं और बतौर फ्यूल भी यूज होते हैं। तो इसके साथ ही बेटा आज के लेसन हम एंड करते हैं।
आज के लेसन में मैंने आपको कुछ रिवाइज करवाया है और कोल के बारे में कुछ बताया है कि कोल से हम क्या क्या लेते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। अल्लाह हाफ़िज़।